हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का बायोलॉजी फ्रेंड में स्वागत है। हम सभी लोग क्लास 11th का भी चैप्टर मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस कर रहे थे और कुछ कारणों से हम आपको कुछ दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, बट आज से हम पुनः कंटिन्यू रहेंगे। और क्योंकि कुछ लाइटिंग प्रॉब्लम्स थी और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने अच्छे से मैनेज कर लिए है और अब आप कंटिन्यू वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे आपको। तो आज हम सभी लोग का लेक्चर 16 पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने, ठीक है, याद करें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी पुष्प की संरचना से डिस्कस करना शुरू कराया था, जिसमें से हमने बांटा था कि हम मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के इस टॉपिक पुष्प की संरचना में सबसे पहले पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस पर डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम लोगों ने 4 विशिष्ट प्रकार की इन्फ्लोरेसेंस पर डिस्कस कर लिया है जो मेन पुष्पक्रम होते थे। जैसे कि हमने रेसिमोज, साइमोज और 2 स्पेशली टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस एक हम लोगों ने डिस्कस किया रेसिमोज साइमोज के बाद में साइथियम इन्फ्लोरेसेंस और एक हमने हाइपोथेंडियम पर डिस्कस कर लिए। आज का जो लेक्चर 16 है या वीडियो लेक्चर आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी हम पुष्पक्रम के बाद नई टॉपिक पर आ जाएंगे और हम सभी लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है। हमें जानेंगे कि फ्लावर की संरचना क्या है या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या होता है। हिंदी में कहें तो हम कहते हैं पुष्प की संरचना, यानी पुष्प की संरचना क्या होती है। अगर हम बात करें पुष्प की संरचना की तो मुख्य रूप से पुष्प की संरचना क्या है, जनरली हम इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे, बट उसके पहले ये जान लेते हैं कि जो एक फ्लावर होता है, किसी भी अगर हम फ्लावर्स की बात करें और अगर वह एक कंप्लीट फ्लावर है, वैसे फ्लावर को 2 श्रेणी में भी रखा गया है। इनकम्प्लीट फ्लावर एक श्रेणी में होता है और दूसरा जो श्रेणी होती है उसे हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। और इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर क्या है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। कंप्लीट फ्लावर को हम पूर्ण पुष्प, जबकि इनकम्प्लीट फ्लावर को अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ऐसा पुष्प जिसमें 4 होरल्स यानी कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम सब कुछ प्रेजेंट होता है, ऐसे पुष्प को हम कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। जनरली एक पुष्प के अंदर 4 मुख्य होरल्स या चक्र होते हैं, जिनमें से कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, ये 4 चक्र पाया जाता है। हिंदी में अगर हम कहें तो बाह्यदल, दल, पुंज, ठीक है, और पुंकेसर, स्त्री केसर अगर किसी पुष्प में उपस्थित है, ये चारों चक्र प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। जबकि ऐसे फ्लावर जिसमें से कोई 1 होरल्स, चारों में से कोई 1 होरल्स मिस हैं या मिसिंग हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार पुनः से मैं बोल रहा हूं कि ऐसे पुष्प जिनमें चारों चक्र पूर्ण रूप से पाए जाते हैं उन्हें हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे कि बाह्यदल, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर उपस्थित हो। ऐसे पुष्प जिनमें चारों में से कोई एक होरल सब्सेंट होता है, ऐसे पुष्प को हम इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़ते हैं पुष्प की संरचना की तरफ। पुष्प की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर या जो पुष्प है ये मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि इसका फंक्शन है या कार्य है, इस आधार पर इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो आप इसे समझेंगे और फिर हम डायग्राम पर आते हैं। अगर हम बात करें पुष्प का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा, इसे हम एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर को हम एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर या एसेसरी फ्लावर पार्ट कहते हैं। और इसमें अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसे सहायक भाग कहा जाता है, यानी यह मुख्य भाग ना होकर सहायक भाग होता है। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो उसे हम नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। पहला आपका एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर है, बट सेकंड को हम कहते हैं नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर, यानी ये पुष्प का आवश्यक भाग होता है, नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर देखते हैं तो ये पुष्प का मुख्य भाग है, आवश्यक भाग है। ध्यान रखें, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक और एसेसरी मीन्स होता है सहायक। ठीक है, अगर और भी देखें तो एसेसरी और नेसेसरी में से नेसेसरी पार्ट को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं, यानी यह जननांग भी होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो एसेसरी को हम मुख्य रूप से सहायक भाग कहते हैं, जबकि नेसेसरी को हम आवश्यक या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी कह सकते हैं। यानी एक पुष्प के अंदर 2 प्रकार के भाग उपस्थित हैं, एक को सहायक भाग कहा जाता है और दूसरे को आवश्यक भाग कहा जाता है।
अगर हम बात करें सहायक भाग की, तो इसके अंतर्गत दो प्रकार की संरचनाएं पुष्प की आती हैं। फर्स्ट संरचना आता है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, या फिर इसे ठीक है बाह्यदल कहते हैं, या फिर हम इसे सेपल भी कहते हैं। कैलिक्स कहेंगे, या फिर दूसरे शब्द में हिंदी में हम बाह्यदल कह सकते हैं, या फिर हम इसे सेपल भी कहते हैं। कैलिक्स और सेपल में क्या अंतर, ये थोड़ा जान लीजिए। कैलिक्स एक प्लूरल वर्ड है, यानी होल पार्ट्स ऑफ ठीक है फ्लावर्स को हम कैलिक्स कहते हैं, बट अगर किसी भी पार्ट्स में वन स्ट्रक्चर होता है तो उसे हम सेपल कहते हैं। इसके अलावा दूसरा भाग जो इसका होता है उसे हम कोरोला कहते हैं, या फिर हम हिंदी में दल पुंज कहते हैं या दल कहते हैं। तो पहला भाग इसका कैलिक्स है, या इसे हम ठीक है बाह्यदल या सेपल कहते हैं। दूसरा भाग जो होता है उसे हम दल पुंज कहते हैं या कोरोला कहते हैं, और यूनी यानी फर्स्ट फॉर्म में एक संख्या में इसे हम पेटल भी कहते हैं। तो अगर बात करते हैं पुष्प की संरचना में 4 होरल्स, उनमें से पहला जो एसेसरी फ्लावर पार्ट होता है इसमें 2 हिस्से हो जाएंगे सहायक भाग में, एक को कैलिक्स कहा जाता है और दूसरे को कोरोला या दलपुंज कहा जाता है। ये कैलिक्स एक प्लूरल वर्ड है, जबकि सेपल हम सिंगुलर वर्ड्स में यूज करते हैं। उसी प्रकार कोरोला एक प्लूरल वर्ड है, जबकि हम पेटल को सिंगुलर वर्ड्स में यूज करते हैं। हम अगर बात करें नेसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की या नेसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, तो इसके अंतर्गत 2 पार्ट्स आते हैं। एक को हम एंडोसियम कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को एंड्रोसियम, या फिर दूसरा पार्ट्स होता है एंडोसियम को हिंदी में पुंकेसर भी कहा जाता है। बट अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो उसे हम गायनोसियम कहते हैं, या फिर हम उसे ठीक है गायनोसियम के अलावा हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। आगे हम इन पर डिस्कस करेंगे कि ये सब हैं क्या और कौन सी संरचना का निर्माण करते हैं, बट हम पीछे से एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं। एक फ्लावर की संरचना 4 होरल से मिलकर बनी होती है, जिनमें एसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर और नेसेसरी पार्ट्स ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम बात करें एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर की और नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर की, तो एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर 2 भागों में बटा है, जिसे हम बाह्यदल और दलपुंज कहते हैं। नेसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर पुंकेसर और स्त्री केसर के रूप में बटा होता है। थोड़ा सा इसके लिए जानते हैं कैलिक्स क्या होता है। किसी भी फ्लावर का सबसे ठीक है बाह्य चक्र, सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होने वाला चक्र जो बाह्य भाग में उपस्थित होता है, और जनरली मैक्सिमम फ्लावर में यह हरे रंग का ग्रीन कलर का होता है, यह भाग कैलिक्स कहलाता है। अगर हम इसे देखना चाहें तो किसी भी पुष्प की कली अवस्था में या फिर बडिंग स्टेज में इसे देख सकते हैं। कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिनमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी उपस्थित रहता है, जैसे कि हम बैंगन और टमाटर की बात करें तो आप बैंगन और टमाटर का वह पोर्शन जो स्टेम से अटैच करता है फ्रूट को, वह भाग कैलिक्स ही होता है, आसानी से देख सकते हैं। मतलब क्या है, किसी भी पुष्प में सबसे प्रथम चक्र हरे रंग का भाग कैलिक्स कहलाता है। कली अवस्था में यह प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा देता है, जबकि इसका जनन तंत्र के रूप में कोई मुख्य कार्य नहीं होता है। अगर हम बात करें कोरोला की, कोरोला क्या है? कोरोला एक ठीक है कलर्ड फुल पार्ट होता है। कलर्ड फुल का मतलब होता है कि इस भाग में ठीक है ध्यान रखेंगे, इस भाग में मुख्य रूप से कलर्ड पाया जाता है, रंगीन होता है। लाइक आप अगर देखें गुलाब में गुलाबी, गुड़हल में लाल, कनेर में पीला, रात रानी में सफ़ेद, भृंगराज में पीला, ऐसे अनेक प्रकार से कलर्ड वाले फ्लावर हैं जिनके कारण फूलों का रंग अलग अलग प्रकार का होता है। वह भाग दलपुंज ही होता है। देन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस भाग में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है, जिसमें इस पोर्शन में नेक्टर प्रेजेंट होता है, जिसे हम मकरंद कहते हैं। यानी इस भाग में मकरंद पाया जाता है, और इसके अलावा यह कलर्ड फुल पार्ट होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो जब इसमें मकरंद होता है, एक विशेष प्रकार का जूस प्रेजेंट होता है, तो विभिन्न प्रकार की तितलियां कीट इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उस मकरंद को सक करने के लिए आते हैं, जिसके कारण कोरोला परागण की सहायता में यानी पोलिनेशन कराने में अलग अलग प्लांटों में सहायक होता है। तो दिस इज द एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर। मैं रिवाइज करता हूँ, एसेसरी पार्ट ऑफ फ्लावर की हम बात करते हैं तो कैलिक्स और कोरोला 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग जो बाह्यदल होगा वह बाह्य भाग होगा, हरे रंग का होगा, और ये कली अवस्था में प्रोटेक्शन का कार्य करता है, जबकि जनन में इसका मुख्य कोई रोल नहीं होता है। अगर हम दल पुंज की बात करें, इसे पेटल कहते हैं, यह कलर्ड फुल पार्ट होता है, इसमें नेक्टर प्रेजेंट होता है और यह कीटों को आकर्षित करके पॉलिनेशन कराने में यानी परागण क्रिया कराने में सहायक होता है। सेकंड की तरफ आते हैं, आवश्यक भाग या नेसेसरी पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट। फर्स्ट पोर्शन आपका होगा पुंकेसर। इसमें भी 2 भाग होते हैं,
एक को तो हम पराग कोश कहते हैं, ध्यान रखिएगा, और दूसरा जो संरचना या भाग होता है उसे हम पुतंतु कहते हैं। पुतंतु और परागकोश ये पुंकेसर के दो भाग हैं, जिनमें से परागकोश के अंदर मुख्य रिप्रोडक्टिव सेल पोलन ग्रेन की संरचना यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। परागकण परागकोश के अंदर ही बनते हैं। जबकि अगर हम स्त्री केसर की बात करते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं। फर्स्ट पोर्शन को हम स्टिग्मा कहते हैं, सेकंड पोर्शन जो है उसे हम स्टाइल कहते हैं, और थर्ड पोर्शन को ओवरी कहा जाता है। इसके अलावा ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ओवरी में कौन कौन सी संरचना का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हम ये जान चुके हैं कि फ्लावर की स्ट्रक्चर में एसेसरी और नेसेसरी पार्ट हैं। एक बात और ध्यान रखें, एसेसरी पार्ट क्या होता है? ये पुष्प के वो भाग होते हैं, समझिएगा, ये पुष्प के वो भाग हैं, यानी पुष्प का वह भाग है जो कार्य कराता है, समझिएगा, पुष्प का वह भाग है जो कार्य कराता है, समझिएगा। और कार्य कराने का मतलब है कि अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के सहायक के रूप में ये कार्य करते हैं, जबकि ये मुख्य रूप से किसी भी रिप्रोडक्टिव सेल को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये पुष्प का वह भाग होता है, यानी पुष्प के ऐसे पोर्शन होते हैं जो मुख्य कार्य करते हैं, यानी कार्य करने का मतलब ये है कि ये सेल प्रोड्यूस करते हैं, और सेल प्रोड्यूस करने का मतलब या तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल बना लेते हैं या फिर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बना लेते हैं, जिन्हें हम गैमीट्स कहते हैं। मेल बना लें या फीमेल बना लें, और देन इनके बाद में फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सेल से गैमीट के फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अब हम इन सारी संरचनाओं को एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। अगर हम एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की संरचना को देखें,
ठीक है, दिस इज एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर। अगर हम एक एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें कुछ संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। एक एलएस सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर। ठीक है, अगर हम बात करें एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर में क्या क्या प्रेजेंट होता है तो एक एक पर डिस्कस करेंगे कि एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हम अगर बात करते हैं एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर में, मैंने अभी आपको पहले से बता रखा है कि एक पुष्प के अंदर 4 होरल्स होते हैं, 4 चक्र पाए जाते हैं। अब इन 4 चक्रों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। पहला होरल्स जो होगा उसे हम बाह्यदल कहेंगे। बाह्यदल क्या है, ध्यान से इस डायग्राम में समझेंगे। बाह्यदल अगर देखें तो आपको 2 कैलिक्स बाहर की तरफ दिखाई देंगे। जनरली इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग रूप में निर्धारित होती है, जैसे कि मकुए में 5, गुड़हल में 5, सरसों में 4, ठीक है, धतूरा में 5, और भी बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिनमें 4, 5, 3 की संख्या में, बट मैक्सिमम फ्लावर में इनकी संख्या 5 होती है। तो ये पुष्प का प्रथम चक्र होगा, बाह्यदल होगा, ये ग्रीन कलर का होगा और ये पुष्प के बाहर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसके आंतरिक भाग में दूसरा चक्र पाया जाएगा जिसे हम दल पुंज कहते हैं या दल कहते हैं। मैंने इस डायग्राम में 2 स्ट्रक्चर्स दल पुंज के बना रखे हैं, 2 संरचनाएं बना रखी हैं। जो दल पुंज होता है जो कैलिक्स के इनर पोर्शन में अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है और इसे हम पेटल भी कहते हैं। दल पुंज मैंने अभी आपको जब फ्लावर का डिफ्रेंसिएशन किया तो ये समझाया था कि दल पुंज एक कलरफुल पोर्शन होता है, इसके अंदर नेक्टर या मकरंद पाया जाता है, पॉलिनेशन में ये सहायता भी करते हैं और इनके बारे में हम और डीप डिस्कस एक एक करके टॉपिक पर करेंगे। देन इसके बाद में तीसरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जिसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट में जोड़ते हैं। ये थर्ड होरल्स होता है जिसे हम पुंकेसर कहते हैं। इनमें 2 संरचना होती है, एक लंबी सी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर संरचना होती है जिसे पुतंतु कहा जाता है, ये इनका पुतंतु है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और अपर पोर्शन में बाइलोब स्ट्रक्चर होता है ये वाला जिसे हम पराग कोश भी कहते हैं। यानी अगर हम बात करें नर जनन तंत्र की तो उसे हम पुंकेसर कहते हैं, जिसमें 2 संरचना होती है। ऊपर की तरफ बड़ा सा भाग परागकोश कहलाता है और लोअर पोर्शन का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसे हम फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं। इसके अंदर ही परागकण बनता है जो हम अभी आगे डिस्कस करते रहेंगे। मार्फोलॉजी में केवल हमें इसकी स्ट्रक्चर या संरचना को जानना है, बट हम इसके अलावा अगर तीसरे पोर्शन की बात करें तो उन्हें हम स्त्री केसर कहते हैं, जिन्हें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के रूप में 3 पोर्शन में बांटा गया है। अपर पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो बाइफर्केटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो स्टिग्मा है, मिडिल पोर्शन में एक ट्यूब दिखाई देती है जो स्टाइल है, और नीचे की तरफ फैला हुआ एक बड़ा सा भाग प्रेजेंट होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। देन ओवरी के अंदर अनेक सूक्ष्म संरचनाएं उपस्थित होती हैं। ये प्रत्येक सूक्ष्म संरचनाएं बीजांड या ओव्यूल कहलाते हैं। अगर हम बात करें एक ओवरी की तो एक ओवरी या अंडाशय पुष्प में एक विशेष स्ट्रक्चर पर उपस्थित होती है। उस संरचना को हम थैलमस या पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन मतलब फ्लावर का वह पोर्शन जहां पर कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम और गाइनोसियम जैसी पूरी संरचना अटैच होती है, जुड़ी होती है। लाइक एक कटोरे लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर फ्लावर का मेन पोर्शन उपस्थित होता है जिसे हम पुष्पासन कहते हैं, और वहां से एक लंबी सी, ठीक है, टेंडिल लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर की तरफ जाती है जो स्टेम से जुड़ती है। उस पोर्शन को पुष्पवृंत या पेडसिल कहा जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये पुष्प की संरचना के बारे में हमने डिस्कस किया है, और आगे हम पुष्प की संरचना के कुछ पार्ट्सों को और डिटेल और डीप में डिस्कस करेंगे जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप पुष्प की संरचना को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे के लेक्चर में हम इनके बारे में और जो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं रिमार्क में या इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और आप पूरी मेहनत से बायोलॉजी को पढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।